ऋषि जी, बच्चों के बोर्ड एग्जाम कश्मीर में अब शुरू होने जा रहे हैं। इससे बेहतर हालात और क्या हो सकते हैं कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत है, बाकायदा एग्जाम देने की। अगर कई बार हुआ है जिस तरह से हालात पहले भी बिगड़े हैं, कई बार स्कूल बंद रहे, क्लासेस बंद रही हैं, ये तमाम बच्चों ने भुगता है कश्मीर। इमरान भाई, आपने जो कहा उसको मैं खैर मकदम करता हूं, लेकिन आप बताइए, बच्चे एग्जाम देंगे, बच्चे को गूगल्स पे भी कुछ सर्च करने होते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल सर्च करने होते हैं, इंटरनेट मोबाइल बंद है वहां पर, क्यों नहीं? जब सब कुछ हालात सामान्य है, आप ही कह रहे हैं और बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं, तो इंटरनेट सेवा, मोबाइल फोन खुल गया तो आपका इंटरनेट बंद नहीं है। इंटरनेट इसलिए बंद किया गया है कि वो जो छिपे हुए गद्दार जिसको सपोर्ट आप कभी-कभी करते हैं, उन लोगों को सही रखने के लिए इंटरनेट बंद किया गया। जो मैसेज वायरल हो जाता है 1 मिनट में मैसेज वायरल हो जाता है, उसको रोकने के लिए, उस उन्माद को भड़काने का जो काम मैसेज करता है उसको रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया गया। हर लोगों की बात वो रखी जाती है। मेरा एक सवाल है, इसका जवाब दिलवा दीजिए कि ऐसा ही कोई फॉरेन डेलीगेशन भविष्य में कश्मीर के दौरे पे आना चाहेगा तो भारत सरकार का क्या रुख होगा? क्योंकि तो ये एनजीओ मादी शर्मा का प्रायोजित प्रोग्राम था। कोई यदि मादी शर्मा जैसे कोई हमारा भारत विरोधी कोई ऐसा डेलीगेशन यदि आना चाहा कश्मीर पे, तो भारत सरकार क्या रुख होगा? तो भारत सरकार अपने कुटुंब के मारने जानने वाले लोग हैं ऋषि जी, और हमारे पास छिपाने और छिपने के लिए कुछ नहीं है। हमने तो हमेशा से भारत को खोला। आप इतिहास तो उठा के देखिए, आप कश्मीर पे चर्चा कर रहे हैं, चाहे कोई भी आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी माहौल खराब करने के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी आम लोगों से उनका कोई सरोकार नहीं था, राजनीति राजनीति करेगा, उसको अब भी सरकार रोकेगी। वज़ीर दाखिला मजबूती से आप नहीं बता राजनीति करेगा। कोई भी सियासी जमात के लोग जा सकते हैं, आप लोग दिल्ली चले जाते हैं, ऋषि जी को ले जाइए ना इमरान भाई, हम लोग ऋषि जी को लेकर जाइए, सुब्रान जी को लेकर जाइए, पार्टी का वक्त चला जाए, चले ना। नहीं राजीव जी को सुन लो, जा सकते और जाने में फर्क था। जब ये अगस्त के महीने में गए, सबसे पहले सवाल ये निशान है कि तब क्यों नहीं जाने दिया। दूसरी बात, एक ये एनजीओ के माध्यम से, एक किसी ब्रोकर के माध्यम से एक वहां पर डील सेट करने के लिए गए, तो उसका क्या मतलब था? प्रधानमंत्री की रजामंदी थी। मादी शर्मा का जो ईमेल आया है उस पे मादी शर्मा का जो अप्रोच है उस पे प्रधानमंत्री या पीएमओ या फॉरेन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का मंजूरी थी। ये सवाल तो बनता है ना, हम पत्रकार होने के नाते सवाल तो कर सकते हैं ना। देखिए ना, तो आप पत्रकार होने के नाते राहुल गांधी से सवाल कीजिए ना। आपने कभी किया कि क्यों जा रहे थे वहां क्यों भड़काने जा रहे थे, क्यों सोए हुए अलगाववादी नेताओं को जगाने जा रहे थे? आपने उनसे सवाल पूछा? पत्रकारिता का धर्म निभाइए। आपको मादी शर्मा तो दलाल दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के पूरे हुकूमत में कितने दलाल थे जिन्होंने उनका नाम लिया आपने? किसी कश्मीर को जन्नत से जहन्नम बना दिया कांग्रेस के नेताओं ने बना दिया। आपने सवाल किया कभी? आपने सवाल किया? आपने नहीं किया। सेलेक्टिव होकर बात ना करिए, पत्रकार है तो पत्रकारिता का धर्म निभाइए। जी चलिए, नहीं आपका अहम पॉइंट मेरे एक सवाल के साथ और जोड़ दीजिएगा सुब्रान जी। 60-70 साल में और खासतौर से 90 की दहाई के बाद, सुब्रान जी 90 की दहाई के बाद जिसमें भी ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही या कांग्रेस इत्तेहाद की सरकारें रही, इस समस्या को, इस मुसीबत को बढ़ाने का ही काम किया गया, ढील ही छोड़ी गई। कहीं ना कहीं अलहदगी पसंदों और वहां की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार होते रहा गया। और उसमें आप फिर ये बात भी कहेंगे कि महबूबा के साथ किसने सरकार बनाई थी, वो भी हुआ। नहीं, मैं मानता हूं, मैं कोई इनका प्रवक्ता नहीं, पर मैं बात रख रहा हूं। लेकिन अगर इतनी बुरी परिस्थितियों को सुधारने का काम किया जा रहा है और अब दुनिया को और सबको आने की इजाजत दी जा रही है, तो आप लोगों को क्यों दुख होता है? और कल सरदार पटेल का यौम पैदाइश है, उनका एक ख्वाब पूरा हो गया, उसकी तारीफ तो कर दीजिए, उसकी एक तारीफ तो कर दीजिए। ये इस तरह की या फिर इस तरह की बेहुदा मिसाल आप देंगे सुब्रान जी, फिर इस तरह की बेहुदा मिसाल आप देंगे जो आपने शुरुआत में दी थी, पड़ोसी वाली बात है। देखो, दुख किसी को नहीं है। मेरे मन से बहुत ही बेहुदा मिसाल दी थी। मैं बेहुदा लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मुझे अफसोस हुआ। सुब्रान जी, आपको ये जो मिसाल है कम से कम नहीं देनी चाहिए थी। एक मिनट होल्ड करिए, खूब बढ़िया सा चीज है। ऐसा है कि आज तारीख है 30 अक्टूबर 2019। ठीक है जी, इतिहास इस तारीख को हमेशा याद रखेगा और पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि पत्रकारिता और पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और मुझे लगता है कि आप भी हो, क्योंकि लोकतंत्र की अगर एक भी ईंट अगर कमजोर रहेगी तो बिल्डिंग में दिक्कत आ जाएगी।
अभी जो डेलीगेशन आया था उसका आइडेंटिटी क्लियर नहीं है कि वो प्राइवेट है या सरकारी है, बट जो भी है जैसा भी है, चलिए डल लेक घूम कर आ गए लोग, दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ दिल्ली में 500 मीडिया हाउस हैं, 500 हैं साहब। और फिल्म सिटी के अंदर अगर मैं गलत ना हूं तो ऊपर नीचे की बिल्डिंग जोड़कर 100 यहाँ पे भी होते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वो कश्मीर को तो छोड़िए, जो दिल्ली में लोग बैठे हैं ना, उनकी संख्या भी गिनती की थी, काउंटेड, कि किस किस को बुलाया गया है और कौन कौन वहां इन्वाइटेड है। मैं मानता हूं, एक मिनट रुकिए, मैं मानता हूं कि अखंड हिंदुस्तान में हर जगह मुस्कुराहट है। आपके लिए शायद कश्मीर एक सब्जेक्ट होगा, मेरे लिए मेरा वो हिंदुस्तान है। ठीक है जी, मैं मानता हूं वहां हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें रही होंगी, सरकार ने वक्त के साथ रिजॉल्व कर दिया, एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य सुधर रहा है, फोन लाइंस भी ठीक हो गई, वहां आतंकवादी हैं, उनको मारने के लिए नेट सर्विस बंद है, ठीक है, ये शासन का काम है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, वो ये है कि जो लोग घूम कर आए और उन्होंने आकर यहां बयान दिया सब कुछ अच्छा है, ऐसा पूरा हिंदुस्तान उम्मीद करता है कि सब कुछ अच्छा हो, तो फ्रीली उनको बात करने क्यों नहीं दिया गया और उनसे फ्रीली क्वेश्चन पूछने वालों को अलाउ क्यों नहीं किया गया? अब आप जो उसके ऊपर ओपिनियन दीजिए, आपका मैटर है। क्योंकि ये सवाल ऋषि जी का भी था। जिलानी साहब जवाब दीजिए। मतलब आप लोग चाहते हैं, नहीं जिलानी साहब, मतलब आप लोग चाहते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो, जो आपके चश्मे से दिखाया जाना है वही देखा जाए, है ना? यासिर जिलानी साहब घूम कर आएंगे जो कश्मीर, वही दुनिया देखे, वही तस्वीरें देखे, वो आलू अखरोट खरीदते हुए नजर आए और कहें कि दुनिया देखिए कश्मीर कितना शानदार है। लेकिन हाँ, कोई और सुब्रान जी जाना चाहे, ऋषि जी जाना चाहे, राजीव जी जाना चाहे, तो वहां पर जो है तकलीफ है। ये कैसा तरीका है? ये कैसी तानाशाही भरनाशाही? ये सोचने के तरीके में जो डिफरेंसेस होती है वो है वो इसको ये तानाशाह समझ लें, इसको ये कह दें कि पता नहीं कैसे। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, लोगों ने सवाल किए, सवाल इवन उन्होंने जो हमारे बड़बोले नेता हैं उन्होंने सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, सुन लीजिए, तबीयत ठीक है, सुन लीजिए। उन्होंने उनको नाजी बताया, उनको क्या बताया, उसका भी जवाब दिया। अब क्या चाहते हैं आप उनसे जाके सवाल करते हैं, आप उनसे सवाल करते, उन्होंने हर चीज को एड्रेस कर दिया पूरे हिंदुस्तान। एक 2 सेकंड का इनपुट है, क्या बता पाएंगे पूरी फिल्म सिटी का माइक वहां था? अरे आप बताइए, हम सर या सबने देखा, बात करते हैं, अगर आप फिल्म सिटी को वहां घुसाना क्यों चाहते हैं? जिन पत्रकारों की वहां मौजूदगी थी उन्होंने हिंदुस्तान को दिखा दिया, तमाम पत्रकार वहां थे, आप उनसे जाके सवाल करिए कि उन्होंने क्या क्या सवाल क्यों नहीं किया, ये आप उनसे पूछिए। जो हिंदुस्तान के लोगों ने देखना था देख लिया, और उनको जो जवाब देना था हमने एक बार नहीं, मैंने 3 बार देखा है, अलग अलग चैनलों पे वो दिखा रहे हैं। आप बताइए, उसको डिनाई कर सकते हैं? जिलानी साहब एक मिनट, जिलानी साहब साहब सिटी के अंदर सबका आपने माइक वहां देखा? अगर नहीं आपको पता तो मैं नाम कोट करता हूं। बदल लीजिए, नहीं सब कुछ आपको नाम कोट करने की जरूरत है। नाम कोट करने मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं सुब्रान जी। सुब्रान जी, अगर मैं और आप आज इस पर चर्चा है, सुब्रान जी बोलता हूं, सुब्रान जी अगर ये इतना ही दबा छुपा विषय होता, हमारे जिस्म का जो सबसे शानदार और चमकता हुआ कोई पार्ट होता है हमारा सर, हम वो कश्मीर समझते हैं। मैं उसी मस्तक के चमकने की बात कर रहा हूं। सुब्रान जी और आप, सुब्रान जी, अगर ये बात इतनी दबी छुपी होती तो मैं और आप आज बैठकर चर्चा कर रहे होते क्या? मैं आपको अपने पास बुलाता क्या? इस पर मैं तमाम पहलुओं को उजागर करने की बात आप पर खुले तौर पर आपके साथ कहता क्या? आप ये भी तो देखिए। अरे आप करिए राजनीति, कम से कम अच्छी बात करें, कश्मीर को लेके काम हो रहा है, सरकार काम करी। देखिए आपका विचारधारा अलग है, आप सरकार से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तमाम मुद्दों पे नहीं रखते, लेकिन जहां पे भारत की अस्मिता और अखंडता की बात आ जाए वहां तो कम से कम एक होके खड़े हो जाएं। ये भारत से बाहर के लोग आए हैं, यही चाहते हैं, यही पाकिस्तान प्रेस और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग चाहते हैं, और यहां से आपकी वीडियो को कट पेस्ट करके वो दुनिया में दिखाते हैं कि देखिए भारत के लोग क्या कह रहे हैं। सुब्रांशु जी, आप तो संजीदा आदमी हैं, ऋषि जी भी अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पत्रकारिता का धर्म तो निभाइए, आप आपको टारगेट कर रहे हैं, आप उनके टारगेट पे फंस रहे हैं। पाकिस्तान की ये चाल है, प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की ये चाल है, आपको फंसाते हैं, आप फंस जाते हैं, आप मोदी जी से सवाल करने लगते हैं, सरकार से सवाल करने लगते हैं।
रिकॉर्ड पेश करके दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि भारतीय राजनीति को वो जाने नहीं दे रहे, विदेशों को वहां बुला रहे हैं, ये भी दिखाते हैं। ये भी हालात आपने पैदा किए, आपने हालात पैदा किए। मेरा सवाल राजीव जी कहूंगा कि मैं भूखा हूँ, कुछ वीडियो कट करके पाकिस्तान इंटरनेशनल मुद्दा बना दे, गजब की बात कर रहे हो राजीव जी। राजीव जी आप तो जम्मू कश्मीर के आ रहा हूँ यहाँ से जिलानी साहब, तो आपको कहाँ किस जगह कैसे भूखे रह गए? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको भूखा बना रखा है? ये बताइए। आपकी कोई एज अभी 6 साल की तो है नहीं जो 6 साल की वाली सरकार जिससे आप नफरत करते हैं। आप तो ऑलमोस्ट 35-40 साल के बीच वाले हैं। आप बताइए किसने आपको भूखा बनाया? किसने आपको अन्न और जल नहीं दिया? किसने वंचित रखा आपको? किसने वंचित रखा? किसने किसानों को मारा? कौन वो सरकार रही जो बिजली आप तक नहीं पहुंचा पाई? कौन वो सरकार रही जो शिक्षा से महसूस रखा आपको? ठीक है सरकार रही। ठीक है सर, मैं दोनों आ रहा हूँ सवालों के जवाब लेने के लिए आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन मैं राजीव जी आपसे जानना चाहता हूँ, आ रहा हूँ ऋषि जी सुनिए ना, भूख की कीमत क्या होती है ये जानने की कोशिश करेंगे, हम पूछेंगे ना, आपके सवाल मैं पूछूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ राजीव जी, आप तो मेन स्ट्रीम पार्टी है जी, आप तो मेन स्ट्रीम पार्टी है जम्मू कश्मीर की, आपको क्या दिक्कत है? ये आप जरूर बताइएगा कि आपको अगर इतनी ही दिक्कत है तो आप क्यों नहीं उतरते सड़कों पर, आप अपनी बात रखिए। आपको अगर मौजूदा पॉलिसियों से इतनी तकलीफ है, आपको लगता है कि ये सब गलत हो रहा है, तो क्या कर रही है मेन स्ट्रीम पार्टी? आप लोगों पर तो बैन नहीं है, कम से कम पैंथर्स पार्टी के लोगों को तो अंदर नहीं किया है मेरे ख्याल से। इस पर मैं बात करने आ रहा हूं। तो यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन हिंदुस्तान के साथ वफ्द के मेंबरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में आकर के और बताया कि कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, हिंदुस्तान इसको बहुत अच्छे से टैकल कर रहा है, चीजें वहां पर बेहतर हो रही हैं। और उन्होंने कहा कि हम यूरोप जाकर बताएंगे कि लोग कश्मीर आए, घूमें और यहां की सयाहत को फरोग मिलेगा। यहां पर बदउनवानी बहुत है। पैंथर्स पार्टी से जुड़े हुए राजीव खोसला साहब है। राजीव जी, कश्मीर में भ्रष्टाचार बहुत है, आप लोग वहां की एक मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, आज आप तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। यह भी दुनिया ने आकर के देखा कि किस तरह से कश्मीरियों को बहुत लंबे वक्त तक उनके हकों से वंचित रखा गया, उनके हकों से दूर रखा गया। कश्मीर के लिए जो पैसा भेजा जाता था, वहां के सियासतदान उनका बेजा इस्तेमाल करते थे और पैसा कश्मीरियों तक नहीं पहुंच पाता था। मैंने नहीं देखा कि वहां की सियासी पार्टियों ने कभी इसको लेकर के कोई बड़ी तहरीक चलाई हो, कोई बड़ी बात रखी हो। आपकी पार्टी का भी मैं जिक्र करूंगा और आज आप तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, वो आपका हक है जमहूरी, लेकिन इस पर भी क्यों नहीं बात करते? देखिए ऐसा है जी, पैंथर्स पार्टी हमेशा बात करती रही है आवाम की और जनता के लिए बात करती आई है। भ्रष्टाचार की बात कही, सतपाल मलिक साहब ने खुद ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इवन तक कि उन्होंने तो ये भी स्टेटमेंट दी थी कि मैंने 100 करोड़ रुपए की 2 फाइलों को रोका, जिसकी आवाज पीएम हाउस तक गई, मगर मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। मेरे पास स्टेटमेंट की कॉपी है, उनकी सब कुछ है। मगर अब आप कहते हैं कि आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह शुरू से ही आवाज उठाते आए हैं और उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। अभी भी बीडीसी के चुनाव थे, तब भी उनको श्रीनगर एरिया में जाने नहीं दिया गया, उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया गया। इसमें आपने देखा, एक मिनट बात सुन ले, पहले आप पहले बात सुन ले, आप पहले बात सुन ले, आप पहले बात सुन लीजिए, आप गलत बात सुन लीजिए। आपने हिम्मत भी नहीं करी कि आपके लोग नॉमिनेशन कर पाए वहां पे। अगर आप चाहते तो और नतीजा ये रहा, रामनगर में 8 सीटें आई, यहाँ बैठ के गलत बात करेंगे, 4 सीटें आई, माना नहीं जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा, माना नहीं जाएगा। हिम्मत रखिए, आप दबाइए मत, बात सुनने की। नहीं दबा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। रामनगर में 8 सीटें आई पैंथर्स के पास। खट्टर साहब को नहीं समझा पा रहे हैं। 8 सीटें आई पैंथर्स के पास, 4 सीटें लड़की लेके आऊंगा। ये आप समझाते ना, जो कहते हैं हरियाणा में कश्मीरी लड़की लेके आऊंगा। सबसे मेन बात ये है, पत्रकार की सोच देख लीजिए। कश्मीरी लड़की लेके जिस आदमी ने ये बयान दिया था, अपने बयान पे उन्होंने सफाई दिया और उनके पूरे बयान को मीडिया ने किस तरह से तोड़ मरोड़ के दिखाया था, उस पे एक बार नहीं कई बार चर्चा किया। लेकिन ऋषि मिश्रा जैसे पत्रकार जिनके दिमाग में फितरा हुआ है, दिमाग उनका संकीर्ण सोच के साथ है, संकुचित मानसिकता के लोग हैं, वो इस तरह की बात भूल नहीं सकते। वो इस तरह की बात बार बार करके महिलाओं का अपमान करते हैं। ये बार बार इस तरह की बात करके महिलाओं का अपमान है। ये हमारी बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं चैनल पे। आप बोलिए, जरूर बोलिए। क्या आपको फायदा और नुकसान होने जा रहा है? राजीव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए सबसे मेन बात यह है कि भारत सरकार के जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि चुनाव जीतने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के थे, कांग्रेस के थे। जब वो जीत गए तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं।
ना कि भगवे के प्रधानमंत्री। उनको ये सोचना चाहिए कि उनको सबकी बात रखनी चाहिए। अब आप कहते हो कि अब आप क्यों नहीं जाते, जब लोग गए थे, जब जाने को तैयार थे, तब क्यों ब्रेक लगवाई? नंबर 1। नंबर 2, ये डेलीगेशन गया, वो गया, ठीक है, किसी के लिए एनजीओ के माध्यम से उनको ग्रांट कर दिया होगा, थोड़े दिन के बाद लग जाएगा कि इस डेलीगेशन में कितना खर्चा आया, जैसे कि चलता आ रहा है। तो ये सब चीजों के विवाद तो चलते रहेंगे। पैंथर्स पार्टी शुरू से लेके अब तक सिर्फ एक ही बात प्रोफेसर भीम सिंह जी की रही है कि जनता को न्याय मिले, मगर नहीं मिल रहा। पैंथर्स पार्टी ने जब आज से 3 साल पहले भी जब जम्मू कश्मीर के क्या कश्मीर से आर्टिकल 370 हटना कश्मीरी अवाम के लिए न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है? कल उनका यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, कितने बड़े बड़े उनके यहाँ काम होने वाले, पॉस्को एक्ट नाफिज होगा, अल्पसंख्यक आयोग होगा, राज्य के 7 पुराने जो कमीशन है वो खत्म हो जाएंगे, और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है। वहां के जो कर्मचारी हैं जो सरकारी नौकरी में है वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो गए। ये उनकी जिंदगी में अगर बदलाव आ रहे हैं तो क्या आपको तकलीफ है? हर बात का खैर मकदम है। इनसे पूछिए बीजेपी प्रवक्ता से, टाइम फ्रेम बताइए कितना समय लगेगा। दूसरा बात, ऑल पार्टी डेलीगेशन आप कब भेज रहे हैं? हम कह रहे हैं कांग्रेस कोई लेट ऑपोजिशन पार्टी नहीं जाए, ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। कब जा रहा है अमित शाह की लीडरशिप में? आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। एक सेकंड, मैं यासिर साहब की एक बात को बड़ा कर देता हूं। उन्होंने कहा कि आपके बोले हुए लाइनों को पाकिस्तान कोट करता है, तो पिछले 5.5 साल से हिंदुस्तान में एक ही काम हो रहा है कि जब आप रोजगार मांगने जाओ आपको पाकिस्तान दिखा दिया जाता है, जब आप व्यापार की बात करो आपको पाकिस्तान दिखा दिया जाता है, जब यहाँ भूख से मरते हुए बच्चों की बात करो तो पाकिस्तान दिखा दिया जाता है। अरे भैया, आप इस देश को, और इससे भी बड़ी बात, कुछ और दिखाने की बात करो तो कह देते हैं हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है दोस्त, हम हंसते मुस्कुराते हुए ठीक है, हमें आप रोजगार दीजिए और हमें व्यापार दीजिए। यदि आप कहें तो यासिर भाई फिर जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान बुरा नहीं बनेगा। इनको भी सुन लीजिए। भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। भात भात कहते कहते, झारखंड की एक आदिवासी बहन थी हमारी, भात भात, इन्हीं की सरकार है बीजेपी की, भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। ओ पगले तू क्या जाने ये भूख की कीमत क्या हो। नहीं, एक और भी चीज झारखंड आपने जिक्र किया, हर बात पे आपस में गेम खेलेंगे क्या? रमजान और शमशान ये नहीं चलेगा देश में। 2200 करोड़ का 2200 करोड़ की नहर बनी और चूहे खा गए रात भर में। चलिए अब जवाब दीजिए यासिर जावेद साहब। देखिए, सारी उंगलियां आपकी तरफ हैं। विदेशी वफ्द ने अपनी बात रख दी, लेकिन हिंदुस्तानियों को नहीं, इनकी तरफ, मतलब इनकी पार्टी की तरफ, मतलब विदेशी वफ्द की बात पर भी विपक्ष को, मुअज़्ज़िज़ पत्रकारों को, सहाफियों को, सियासी जमातों को यकीन नहीं है। हम क्या छवि पेश करें, किस तरह से दिखाएं, ये भी एक सच्चाई है, इसको भी देखने की जरूरत है। देखिए, ये और मैंने फिर आपसे सवाल किया था कि सब कुछ आपके चश्मे से नहीं देखा जाए। नहीं, ठीक है, मत देखिए, मैं कह भी नहीं रहा हूं। हमारे आईन ने, हमारे आईन और आईन के बनाने वाले जो जिन्होंने आईन का जन्म दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें यही तो ताकत अपने आईन से, कानून से दिया, अपने संविधान से, कि हम इस डेमोक्रेट मुल्क के अंदर अपनी बात, किसी तरह की भी बात कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जरा सा मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो भ्रष्टाचार और भूख की बात कर रहे हैं, इन्हीं के एक प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे बीच में खा जाते हैं, 15 पैसे जाते हैं तो कहां से विकास होगा? इन्हीं के 15 में। सुन लीजिए ऋषि जी, आप बहुत अच्छे से बोल रहे थे। मैंने आपसे, आपने भात की बात कही, मैंने उसको कोई किसी तरह के टिप्पणी नहीं करा। वक्त मेरे पास कम है, मैं करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ 18-19 में, इस पर क्या नहीं बोले? भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे हैं। उसमें अलग से डिबेट ये इस सरकार का मूल मंत्र आपको मैं बता दूं, सरकार का मूल मंत्र बता दूं, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, चाहे वो, सुन लीजिए, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, चाहे वो चिदंबरम हो, चाहे हेराल्ड केस में फंसे हुए दोनों बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी, सबको जेल जाना है। ये अपने माइंड में एक सेट कर लीजिए। ये जो सरकार है, ये भारत में रिजीव पेश करने वाली सरकार है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलने वाली सरकार है। ये उन तमाम लोगों के खिलाफ काम कर रही है जिनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि उनकी सारी चीजें बंद हो गई। खास करके आप जैसे पत्रकार जो विदेश में यात्रा
करते थे, फ्री यात्रा करते थे, वो पक्ष दिया जाता था एक पार्टी के थ्रू, वो सारी चीजें खत्म हो गई। नहीं, इस तरह से टाइम गुजारना मैं दोनों से गुजारिश है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जो नहीं, मैं पत्रकार, जो कुछ पत्रकार हैं उनको कह रहा हूं, मैं इनको नहीं कह रहा हूं, जो इस तरह की चीजें कह रहे थे। मेरा सिर्फ ये कहना है इमरान साहब कि ये भारत जब बदल रहा है और बदलते भारत में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय पॉलिटिक्स के डिस्कोर्स को बदल दिया इस सरकार के, इस वजीर आजम को, तो इन्हें, इन लोगों को टीका टिप्पणी, कटाक्ष और इन्हें इस तरह के हमले करने का की एक आदत बन गई। ये हाशिए पे जा चुके हैं, ये हाशिए पे जा चुके हैं, वो भी समझ जाएंगे, बेफिक्र रहिए। जैसे हरियाणा में आप देखिए आपके साथ क्या हुआ, मैं एक मुहावरे में कह देता हूं, आपके साथ वो हुआ, इमरान साहब इनके साथ क्या हुआ, ये भंडारा बट रहा था, जब अंदर पहुंचे तो पूड़ी खत्म हो गई, बाहर आए तो इनकी चप्पल कोई लेके चला गया। ये इस मुहावरे में फिट बैठने वाले लोग हैं और ये इसी तरह की हरकत करते रहेंगे। भाजपा में भी एक सरकार बन गई, अरे हरियाणा में सरकार बन गई, जो फिर मैं आपकी तरफ भी ये सवाल दागूं जो यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं, में भी सरकार बन जाएगी, भी अंदर खत्म हो गई और बाहर चप्पल भी चोरी हो गई, तो ये वही बौखलाहट है। यकीन करें कि ये वही बौखलाहट है, भी खुश होंगे सुब्रान जी, की तरह नहीं, जवाब दीजिए, जिन्होंने चुनाव सुब्रान जी जवाब दीजिए, कोई रैली नहीं करी, वो इतने हताश और हार चुके हैं कि उनको एहसास ही नहीं हुआ कि जो कभी सरकार चलाती थी वो 40 नहीं, तो ये क्या कांग्रेस पर नाफिज नहीं होता सुब्रान जी, विपक्ष पर नाफिज नहीं होता? जल्दी जवाब दीजिए। एनसीपी अंदर पूरी भी खत्म हो गई, बाहर चप्पल भी चोरी हो गई, अब सारी बौखलाहट यूं ही निकलेगी। सब बुरा हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है, हमको नहीं पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी के पास न लोकतंत्र बचा है न मोरल वैल्यू बची। अगर ये बची होती, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, रात भर गूगल करके मुझे कल जवाब दे दीजिएगा, किस व्यवस्था के तहत ये लिखा गया है कि 7 साल से 8 साल से 9 साल से जो व्यक्ति जेल के अंदर हो वो 12 घंटे में जेल के बाहर आ जाता है? कौन सा ऐसा संविधान में आईपीसी? एक मिनट सर, ये कहां से क्या मुद्दा आप जोड़ रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कश्मीर के हवाले से बात कर रहा था, बता देता हूं, इसको कहते हैं मोरल वैल्यू। मैं कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूं। शाम को 6 बजे हिंदुस्तान और अगले दिन सुबह 10 बजे। सुधांशु जी, मोरल वैल्यू भारत की उस दिन गिरी थी, लेकिन गिरने नहीं दिया गया जिस दिन आतंकवादी के लिए कोर्ट को रात के 2 बजे तक खोला गया। उस पर कोई सवाल कभी नहीं उठाते आप, आपका सवाल सिर्फ सिलेक्टिव होता है। मैं बार बार कहता हूं, कभी आपने ये नहीं सवाल किया कि आखिर जो लोग नौजवानों को, जिन सरकारों ने पकड़ के जेल में 20-20 साल बेकसूर नौजवानों को रखा, वो 20 साल के बाद छूट गए। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 10 करोड़ नौकरी आप दे नहीं पाए और 4 करोड़ पेपर पे लोग बेरोजगार हुए। लेकिन हिंदुस्तान के लोग अभी भी खुश हैं, हिंदुस्तान के नौजवान, आप यकीन माने कि अपने राष्ट्र और राष्ट्र के अध्यक्ष के साथ खड़े हैं, उनके बातों पे उनको इतना यकीन है कि आप उनसे कितना भी उन्हें बेरोजगारी दिखाइए, बेरोजगार बताइए, बट उनके पास अपना रोजगार है, वो काम कर रहे हैं। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया के कई सारे मुल्कों से बेहतर स्थिति में है। ये आप जब दुनिया के देशों में जाएंगे, चलिए मैं आखिरी मरहले में भारत कितनी अच्छी स्थिति में है, भारत की कितनी तारीफ होती है, भारत को दुनिया ठीक है जिलानी साहब, मुल्कों के लोग तारीफ करते हैं, उस वक्त आप लोग नहीं दिखाई देते। आपको लगता है कि सिर्फ ये 2-4 लोग आके ओवैसी जैसे, तो क्या ये माना जाए, तो क्या ये माना जाए कि दुनिया को कश्मीर की बेहतर छवि दिखाने में फिर भारत नाकामयाब रहा है, या पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को कहीं ना कहीं और ज्यादा बल मिलेगा? क्या आप लोगों की बातों को के हिसाब से इसको इस तरह से देखा जाए? देखिए इमरान भाई, आप जानते हैं कश्मीर मामले में पाकिस्तान खुद विश्व पटल पे अलग थलग हो चुकी है। आपने इंटरनेशनल कोर्ट के जो उनके लॉयर ने खुद कहा, हमें कहने की जरूरत नहीं है, उनके इंटरनेशनल लॉयर जो हैं, जो पाकिस्तान के, उन्होंने खुद कहा कि कश्मीर मामले में कुछ ऐसा सबूत नहीं है कि वहां अशांति है, वहां बिल्कुल। तो इससे क्या साबित होता है कि नॉर्मलिटी है। तो सरकार, ये सवाल ये बनता है कि सरकार को विदेशी डेलीगेशन जो अधिकृत नहीं था उसको क्यों बुलाया गया? ठीक है, चलिए इस पर और बहस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वफ्द ने अपनी बात रख दी है, आने वाले दिनों में इसके असरात दुनिया भर में क्या होते हैं, दुनिया का क्या रद्दअमल होता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कश्मीर के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुल चुके हैं, यह ऐलान भी हुआ है, और जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे जाना जा सकता है कश्मीर में, और घूम कर आया जा सकता है, जैसा कि सरकार कहना चाह रही है। देखना होगा कि लोग वहां से आकर के क्या रिएक्शन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए जी सलाम।